हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य व्यावसायिक परीक्षा माह अगस्त 2023 जो है उसका पेपर दिया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में जो एससीवीटी एग्ज़ाम होता है फॉर ऑल वन ईयर इंजीनियरिंग ट्रेड, उसका पेपर दिया हुआ है और यहाँ मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन तैयार किया है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और आपसे पूछा गया है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। एक रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, डिग्री C/5 इज इक्वल टू डिग्री F-32/9। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ पर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है 212। F की जगह पर हम 212 लिख देंगे। इसको सिंपली जो है माइनस करने के बाद 180 आने वाला है। 180 डिवाइडेड बाय 9 से जो है 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 20 टाइम्स चला जाएगा। 20 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, त्रियक गुणा होगा तो डिग्री C बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 मील कितने गज के बराबर है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ये जो ब्रिटिश प्रणाली में कुछ रिलेशन से इंपॉर्टेंट जो कि लंबाई के लिए हैं, वो अगर आपको याद है तो आप किसी भी यूनिट्स में आपस में रिलेशन या कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मील और गज के बीच रिलेशन निकालना है तो 1 मील में कितना फरलांग होता है, 8 फरलांग। ये आपको याद होना चाहिए। फिर 1 फरलांग में कितना गज होता है, 220 गज। तो 1 मील और फरलांग में रिलेशन बता रहा है और दूसरा फरलांग और गज में। तो फरलांग इंटरमीडिएट हो गया। अगर हमको ये दोनों रिलेशन याद है तो इससे हम मील और गज के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1 मील में 8 फरलांग, 1 फरलांग में जब 220 गज होता है तो 8 फरलांग में कितना गज होगा, 8 गुणा 220 गज। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 फरलांग बराबर आ जाएगा 1760 गज। ये 8 फरलांग इतने गज के बराबर है तो हमारी जो समीकरण 1 है उसमें 8 फरलांग की जगह पर क्या लिख देंगे, 1760 गज। तो 1 मील में कितना गज आ गया, 1760 गज। ये रिलेशन हमारा यहां से बन गया। अगला क्वेश्चन है, A अनुपात B का वर्गानुपात होगा। जब भी किसी का वर्गानुपात बोला जाता है तो उस संख्या का उसी में गुणा कर दो तो वर्ग निकल जाएगा। A का वर्ग क्या हो जाएगा, A इंटू A, B का वर्ग B इंटू B। तो A इंटू A को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर अनुपात B इंटू B, B स्क्वायर। तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर लिखो या A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर लिखो। इस तरीके से A अनुपात B का वर्गानुपात A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर होगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, एल्यूमिनियम डैश ऑक्साइड से प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड के अयस्क से प्राप्त होता है। अगला है, एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है। एमकेएस, के फॉर किलोग्राम। तो एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, वेग परिवर्तन की दर को डैश कहते हैं। तो वेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग परिवर्तन दर मतलब जब किसी चीज का जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, समय के सापेक्ष, तो उसको जो है दर से डिनोट किया जाता है। मतलब वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग परिवर्तन बटे समय, इस वेग परिवर्तन को होने में लगा समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय ये क्या होता है, त्वरण। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, त्वरण। अगला है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को वही पूछ लिया जाएगा तो कार्य बट्टे दर आ गया, मतलब कार्य बट्टे समय, तो वो क्या हो जाएगा, शक्ति। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है ब्रिटिश प्रणाली में ऊष्मा की इकाई है और कैलोरी जो है सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई है। तो ये ब्रिटिश और सीजीएस में ऊष्मा हीट की यूनिट्स में रिलेशन है जो आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, एक आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है। तो आदर्श मशीन है तो कितनी दक्षता होगी, कोई लॉसेस होगा ही नहीं, 100% दक्षता या इफिशियंसी होगी। अगला है, 600 का 20% कितना होगा। 600 का मतलब मल्टीप्लाई 20, जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज मतलब 1/100। तो उसको हटाया हमने तो क्या लिख दिया उसकी जगह पर 1/100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 6 इंटू 20 120 आंसर आ गया। और वैसे भी आप देख सकते हैं 600 का 10% 60 होगा, तो 20 60 का डबल 120 होगा।
अगला है प्रश्न 2, सरल कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास में, इसको सरल करना है। 2 में से आधा चला जाएगा तो 1.5 बचेगा। 5 प्लस आधा 1.5 जो है कितना हो जाएगा 6.5। 8 का इस 1.5 में गुणा हो जाएगा प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आने वाला है 120, लेकिन यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव है, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 8, 18.5 डिवाइडेड बाय 8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 2.312। अगला क्वेश्चन है 5.29 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास भाग विधि है उससे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आप सबसे पहले जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए। फिर दशमलव वाली संख्या है तो दशमलव के दोनों साइड से जोड़े बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 सिंगल है। अगर आपको जोड़ा बनाना है तो नहीं बनेगा, और अगर आपको उसको पेयर बनाना ही है तो उसके पहले आप 0 लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया एक पेयर। दशमलव में हमेशा पेयर दोनों साइड से बनाते हैं। ये वाली संख्या कितनी है 5, क्योंकि अंक के पहले 0 लगने का कोई मतलब नहीं है। अब हमको यहाँ पर जो है ऐसी संख्या से इसको इसके नीचे आनी चाहिए जो इसके बराबर हो 5 के, या इससे छोटी हो, जैसा कि भाग में करते हैं। तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको यहाँ भी लिखेंगे और उसी संख्या को ऊपर भागफल की जगह भी लिखेंगे। मतलब 2 अगर हमने यहाँ लिखा है तो 2 को ऊपर भी लिखेंगे, 3 अगर इधर लिख रहे हैं तो 3 को ऊपर भी लिखेंगे। सपोज 3 से अगर भाग देते तो 3 ऊपर भी लिखना पड़ता। 3 गुणा 3 कितना हो जाता? 6, जो कि 5 से ज्यादा हो जाता। इसलिए हमने यहाँ भाग देने वाली संख्या की जगह पर 2 लिखा है और ऊपर भी 2। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा। दशमलव लगा हुआ है, उसके बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, दोनों जोड़े से उतरेंगे। यही भाग विधि का जो है मेथड है। फिर उसके बाद में दशमलव वाली संख्या को हमने नीचे उतार लिया तो ये हो गया 129। इस 2 को यहाँ जोड़ दिया तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब ऐसी संख्या से भाग देना है, उस संख्या को यहाँ लिखेंगे, उसी संख्या को उधर लिखेंगे, और इस 3 का इस पूरी संख्या में गुणा होगा, जो कि इस दी गई संख्या के बराबर या इससे कम होना चाहिए। जैसे 3 का इस 43 में जब गुणा होगा तो 129 आ रहा है, जो कि इसके बराबर है, या तो फिर इससे कम आना चाहिए था, इसके बराबर या इससे कम। बड़ी संख्या नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा 129 में से 129 चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो ऊपर दिखा रही है संख्या 2.3, इस 5.29 का क्या है? ये वर्गमूल है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। त्वरण दिया हुआ है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग परिवर्तन बटे समय। इसको आप v2 माइनस v1/t से भी लिख सकते हो। इकाई क्या होगी? त्वरण की इकाई, वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, और फिर बटे में समय लगा हुआ है तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। इसको याद रखिएगा। त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि ये दिशा पर भी निर्भर करता है इसका मान। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। इकाई होगी किलोमीटर प्रति घंटा जनरली। ये एक अदिश राशि है, क्योंकि समय भी अदिश राशि है और दूरी भी अदिश राशि है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। और समय घंटे में लिया जाता है, तो सामान्यतः चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाई जाती है। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी और समय दोनों ही अदिश राशियां हैं। इसके बाद दूरी क्या होती है? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो पथ की लंबाई है उसको दूरी बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु हैं, एक ये वाला बिंदु है, एक ये 1 और 2 नाम दे सकते हैं। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों के बिंदुओं के बीच की जो पथ की लंबाई है उसको दूरी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर दिशा निर्धारित नहीं है कि इस पाथ से होकर जाना है, इस पाथ से होकर जाना है या इस पाथ से होकर के जाना है, इसलिए दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और दूरी की लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर, मील, इस तरीके से ये दूरी की इकाइयां होती हैं। फिर अगला आ जाता है गति किसे बोलते हैं? तो गति क्या होती है? वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है। जैसे सपोज ये जो वस्तु है अभी यहाँ पर रखी हुई है, कुछ समय बाद ये यहाँ पर पहुंच जाती है, तो ये क्या हो रहा है? वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? गति। कितने प्रकार की गति होती है? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, प्रक्षेप गति। सरल रेखीय गति मतलब एक ही दिशा में जो गति हो रही है वो सरल रेखीय गति। जैसे ट्रेन
अगर मूव कर रही है या कोई गाड़ी मूव कर रही है, सरल रेखीय गति है। अगर वही गाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वो कौन सी गति हो जाएगी? वृत्तीय गति। घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष जो घूम रही है वो कौन सी गति है? घूर्णन गति। दोलनी गति, आप लोगों ने जो घंटा घड़ी देखी है इस टाइप से, ये हो जाएगी दोलनी गति। प्रक्षेप गति, आप किसी वस्तु को फेंकते हो इस टाइप से, पहले वो वस्तु कुछ ऊंचाई तक उठती है फिर गिरती है, तो ये कौन सी गति है? प्रक्षेप गति है। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है, अगला है वेग क्या होता है? वेग क्या है? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। विस्थापन परिवर्तन मतलब एक न्यूनतम दूरी, तो विस्थापन एक सदिश राशि है इसलिए वेग भी सदिश राशि हो जाता है। विस्थापन एक्चुअल में दूरी है लेकिन न्यूनतम दूरी है, तो इसीलिए दिशा निर्धारित हो जाती है इसकी वजह से। और इसकी इकाई क्या होगी? क्योंकि विस्थापन एक दूरी है तो दूरी की इकाई होती है मीटर, समय की इकाई होगी सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसकी MKS प्रणाली में इकाई होगी। वहीं अगर CGS हो गया तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और राशि कैसी है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, ये दो चर वाले जो समीकरण है, सरल रेखीय समीकरण, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? x और y का मान ज्ञात करना है। ये रहा समीकरण 2x + 3y = 8, 3x + 2y = 7। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। या तो आप x वाले टर्म को सेम कर लो, वो जो है घटाओगे तो 0 हो जाएगा, नहीं तो y वाले टर्म को सेम कर लो। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। x वाले टर्म को हटाने के लिए दोनों जगह अगर 6 हो जाए तो दोनों जो है कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएंगे। वही मैंने किया, इसको 6 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब जिस संख्या से मैं गुणा करूंगी 3 से, तो इस पूरे समीकरण में गुणा होगा, ना कि सिर्फ इस संख्या में। कई बार बच्चे यही गलती कर देते हैं, यहीं पर 3 को 6 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना होगा, तो इस पूरे समीकरण में मैंने 2 से गुणा किया है। ऊपर वाले समीकरण में 3 से जब गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 8 24। नीचे वाले समीकरण में जब 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 6x + 4y = 14। अब क्या होगा? घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाएगा। 6x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 9y में से 4y जाएंगे, साइन घटाते समय चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, मतलब कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ अगेन माइनस। 9y में से 4y जाएगा, 5y बचेगा। 24 में से 14 जाएगा तो 10 बचेगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 2। इस y का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे, उससे x का मान निकल जाएगा। मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा है 2x + 3y = 8। 2x + 3y की जगह पर 2 = 8। 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2। 2x = 2/2 और x = 2/2, मतलब 1 आ गया आंसर। प्रश्न 5, 50 mm की समान भुजा वाले समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक्चुअल में ये समान भुजा वाले समकोणीय मतलब समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं भी समान होती हैं और सभी कोण भी समान होते हैं। तो उसकी एक भुजा की लंबाई अगर उसने हमको दे दी है, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई 50 mm ही होने वाली है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तीनों भुजाएं 50-50, जब लंब डालेंगे तो सामने वाला लंब आगे वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब आधी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 25। ये h हो गया, ये 50 हो गया। अब इसको हम किससे, इस पूरे आधे त्रिभुज को मैंने बना लिया है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 50 का वर्ग 2500 होगा बराबर h²। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। ये 625 जब 2500 की साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2500 में से 625 जाएगा तो 1875 बचेगा। वर्ग इधर लगा हुआ है, उस साइड जाएगा तो वर्गमूल हो गया, और इस वर्गमूल को मैंने इस तरीके से भी दिखाया भी हुआ है। तो आप ये भाग विधि से मैंने इसको हल किया है, इसको देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से h बराबर कितना मान आ गया? 43.301 mm। ये तो ऊंचाई है ये त्रिभुज की। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज की? एक सामान्य फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार पूरा त्रिभुज का कितना था? पूरा ये आधार कितना है? 50 mm। ऊंचाई कितनी है? 43.301। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1082.525 mm²।
और समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब जो भुजा की लंबाई दी हुई है। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली मतलब हमको एच वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहाँ 50 का वर्ग करो, √3/4 करो, पूरे को सॉल्व करो, तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला है 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि साइन 45 का मान 1/√2 है तो साइन 90 का मान ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला, साइन 45 का मान 1/√2 दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा और उसका मान भी 1/√2 होता है। साइन 2 थीटा जो कि हमको निकालना है, 2 इंटू 45 कर देंगे 90 आ जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए मतलब साइन 45 कॉस 45, तो दोनों का मान रख दिया हमने, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी आधी मतलब 7 सेंटीमीटर। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4π का मान 22/7, r मतलब 7 × 7, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। फाइनली 28 × 22 करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये पूरी जगह का क्षेत्रफल, बाहरी सतह का क्षेत्रफल जो हमको भाग दिखाई देता है गोले का। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3πr³। जब इसमें r का मान 7 रख देंगे तो 7 मतलब r³ मतलब 7 का 3 बार गुणा और पाई का मान 22/7। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1437.33 और इकाई क्या हो जाएगी, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3। तो इस तरीके से गोले का आयतन मतलब ये पूरी जगह जो इस बॉल का जो पूरा मटेरियल है, बॉल द्वारा घेरी जाने वाली जगह, उसको आयतन बोलेंगे, उसका मान इतना आ जाएगा। तो ये था पूरे पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। ये रहा पूरा पेपर। तो ये मैंने पूरा आपको पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट लगता है इस पेपर में फिर भी, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।